अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में जल्दी से आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही सुंदर सा कोट शेयर करना चाहूंगा। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप ग्रो नहीं करना चाहते तो कोई आपको ग्रो नहीं करवा सकता। लेकिन इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, अगर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, आप अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। अब ये आपके हाथ में है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप जो है कितने एफर्ट्स लेते हो, आप कितनी जो है यहाँ पर में संघर्षों से लड़ाई लड़ते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अब ये जो चीजें है ना, ये आपके हाथ में। जब कल रिजल्ट आएगा, ठीक है, टीआरई 4 का, और इसके अलावा जो आप लोग बाकी और भी एग्जाम्स होंगे उसके रिजल्ट आएंगे, और जब आप इस दिन को याद करोगे कि क्या आपने आज के दिन, जब मैं पढ़ा रहा था, दानी सर आपको पढ़ा रहे थे, आपके ऊपर में मेहनत कर रहे थे, क्या आप लोगों ने उस दिन मेहनत की, ये डिसाइड करेगा, आज का दिन डिसाइड करेगा वो वाला रिजल्ट का दिन क्या होने वाला है, आज डिसाइड होगा वो। और ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि क्या होगा रिजल्ट वाले दिन। वो एकाएक कभी नहीं आता। कितने लोग एग्री करते हैं, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से। तो फ्रेंड्स, यहां पर में आप लोगों ने अपने आप को जो है मजबूत बनाना है, ये चीज याद रखिए आप लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड, जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैं देख पा रहा हूँ सेशन स्टार्ट होने से पहले ही फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे साथ में 950 से ज्यादा लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है। और जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया वो भी प्लीज हाथ ऊपर कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैं स्क्रीन पर नाम उनके दिख भी रहे हैं, और सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। मैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को शुरू करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं काफी सारे बच्चों को डाउट होता है, ठीक है। मैं एक क्लास ले रहा था, उसके अंदर में एक बच्चे ने डाउट ये पूछा था कि सर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ध्यान से निकल जाता है कि सितंबर 1920 और दिसंबर 1920 वो कैसे, किसने अध्यक्षता की थी। आज ना मैं आपको उसका गेम ही खत्म कर देते हैं, अपन पूरा याद करवा के दूंगा आपको, और मैं आज आप लोगों से लास्ट में इसके ऊपर मैं सवाल पूछूंगा। रेडी है ना आप लोग सभी? ठीक है, चलिए। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन ब्लैंक में किया गया था। अब यहां पर मैं जैसे मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स, जो 51% लोग हैं अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं, उसके अनुसार आंसर किया है लोगों ने सी, ठीक है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने आंसर किया है ए और सी के अंदर में लड़ाई चल रही है यहाँ पर में, ठीक है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ए ऊपर जा रहा है, कभी सी ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर में लड़ाई हो रही है, और अभी 44% के ऊपर में आगे है ए और सी, ठीक है। सी जीत गया है, जो कि गलत है। देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं पूरा समझा देता हूं, उसके बाद में आप लोगों से पूछूंगा ये सवाल मैं ओपन रख रहा हूं, अभी आप लोग आंसर करोगे इसका। एक बार फिर से पोल दे देंगे, देखते कितने लोग आंसर करते हैं। ओके, अब पोल हटा दिया जाए प्लीज टीम, पोल हटा दिया जाए। अब मैं आपको समझा रहा हूं, अब आप लोग खुद आंसर करोगे। देखो 1920 के अंदर में ना, 1920 के अंदर में 2 सेशन हुए थे। एक सेशन हुआ था स्पेशल वाला, स्पेशल सेशन जिसको आप लोग बोल सकते हो, स्पेशल सेशन हुआ था आपका, ठीक है। ये सेशन हुआ था सितंबर 1920 के अंदर में, और ये आयोजित किया गया था कलकत्ता में, कलकत्ता के अंदर में आयोजित किया गया। इस सेशन के अंदर में अध्यक्षता की थी, ठीक है, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब बात आती है जब आप लोगों की दूसरा जो सेशन था, जो नॉर्मल वाला सेशन था, नॉर्मल सेशन, ठीक है, ये सेशन हुआ था आपका दिसंबर 1920 के अंदर में, और ये सेशन आयोजित हुआ था आप लोगों का नागपुर में, ठीक है, ये नागपुर में आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघवाचार्य, ठीक है, सी विजय विजय राघव चारियर। ये मैंने पेड क्लास के अंदर में भी आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से एकदम कंपैरिजन करके पढ़ाया है। 2 सेशन हुए थे, एक हुआ था स्पेशल वाला सेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में, लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे, ठीक है। एक हुआ दिसंबर 1920 में नॉर्मल वाला सेशन, जो रेगुलर हर साल दिसंबर में होता था, उसके अध्यक्ष बने थे सी विजय राघवाचार्य। तो ये 2 सेशन हुए थे नागपुर के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, 2 सेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अब आप लोगों से। अब अगर मान लो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं आप लोगों को यहां पर मैं इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवाना चाहूंगा, ठीक है। रेडी हो आप लोग?
अगर रेडी है तो बता दीजिए, लास्ट में मैं आप लोगों से इसके ऊपर में बेस्ट सवाल पूछने के लिए तैयार हूं आप लोगों से, ठीक है। नाउ अब बताइए मुझे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे अब यहां पर मैं देख रहे हैं सेशन को, अब तो वो बता ही सकते हैं आराम से। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ 5 मिनट के अंदर में 1000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, और 1200 से जो है फ्रेंड्स ज्यादा आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ऐसे ही फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग। देखिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा कलकत्ता के अंदर में हुआ था पहला जो है सितंबर वाला। इसके अध्यक्ष कौन थे ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से, इसके अध्यक्ष कौन थे। फास्ट आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, इसके अध्यक्ष कौन थे इस सेशन के अंदर में, ठीक है। आप लोग आंसर करोगे। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से कहां तक फैली हुई थी। 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 1100 लोग हो चुके हैं फ्रेंड। केवल 6 मिनट भी, अभी 6 मिनट होने में भी 5 सेकंड बचे हुए। आप लोगों ने इतना स्पीड में यहाँ पर में ज्वाइन कर लियो आप सभी लोग। ये पढ़ाई वाले बच्चे, ये सिलेक्शन वाले बच्चे, ये रैंक लाने वाले बच्चे, ये पूरा जो हुजूम है ना रैंक लाने वाले बच्चों का हुजूम है। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि ये सभ्यता भारत के जो है वो उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर में फैली हुई थी। उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर में इसका जो विस्तार है आप लोगों को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स भारत के गुजरात तक फैली हुई थी, पाकिस्तान का जो सिंध है वहां तक फैली हुई थी। तो ये बहुत बड़े इलाके में उत्तर पश्चिम भारत के और आज का जो अफगानिस्तान तक का इलाका है वहां तक फैली हुई थी, ठीक है। तो गुजरात में भी इसके सबूत मिलते हैं, अफगानिस्तान में भी इसके सबूत मिलते हैं, सिंध जो पाकिस्तान के अंदर में आज वहां पर में भी इसके सबूत मिलते हैं। तो मोर देन वन ऑफ द अबो इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया तो बहुत आसानी से आप लोग जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर में भी याद रख सकते थे। तो डी मोर देन वन ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पर मैं आप देख सकते हो कि कितने वाइड इलाके के अंदर में ये फैली हुई थी, ठीक है। ये पूरा का पूरा इलाका था हड़प्पा सभ्यता का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। चलिए बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, देखे तो कितने लोगों को पता है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या की जब बात आ रही है यहां पर में, तो कंटिन्यूअसली अलग अलग लोग अलग अलग नंबर ऑफ आंसर्स यहां पर में कर रहे हैं, ठीक है। 6 7 8 9, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर में आप लोग देखिए, हम लोग गिन लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर हम लोग बात करें, देखो क्या पूछा है, यूनियन टेरिटरी पूछा है कि नहीं, राज्य पूछा है कि केवल राज्य पूछा है, मतलब स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी हम इसमें नहीं गिनेंगे, तो गुजरात हो जाता है, महाराष्ट्र, ठीक है। यहां पर में गोवा है, गोवा मत भूल जाना आप लोग, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। तो ऐसे 5 राज्य ऐसे जो पश्चिमी साइड में है। और यहां पर में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो कितने हो गए, 4 इधर साइड में हो गए। तो 5 और 4 टोटल हो जाते हैं 9 राज्य ऐसे, ठीक है। आप लोगों के जो तट रेखा जो है बनाते हैं, तट रेखा जो है उनके पास में है, बाकी जो है राज्य उनके पास में तट रेखा नहीं है। तो 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में तट रेखा है, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में आप लोगों को बताना है हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता जो थी आज से करीब 4,500 साल पहले, उनके पास में मुहरें हुआ करती थी, और जो मुहर थी वो भी आप लोगों की ऐसी आयताकार हुआ करती थी, आयताकार, ठीक है। उन आयताकार जो सील थी, जो मुहरें हुआ करती थी, उसके ऊपर में भी कोई ना कोई जानवर वगैरह टाइप का बना हुआ होता था, ठीक है। कोई जानवर बना हुआ होता था उनका उस सील के ऊपर में। जनरली शहरी नियोजन था, मतलब शहरी टाइप की व्यवस्था थी।
लोग आभूषण पहनते थे, ऑर्नामेंट पहनते थे, वो लोग जो है झुमके और बिंदी वगैरह वगैरह जो भी आभूषण होते थे, वो सारे आभूषण वगैरह भी उनके पास में थे। तो मोर देन वन ऑफ दी, अब वो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो शहरी प्रकार की व्यवस्था थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऐसा नहीं है कि वहां पर में खेती बाड़ी नहीं होती थी, बिल्कुल खेती बाड़ी भी होती थी, लेकिन ज्यादातर जो इलाके थे वो शहरी इलाके थे। ठीक है, इनके पास में मुहर थी, मुहर लगाते थे ये लोग, सील टाइप का, ठप्पा टाइप का। ठीक है, और ऑर्नामेंट पहनते थे ये लोग। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ब्रॉन्ज ये लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, ब्रॉन्ज, कांसा। ठीक है, तो ये इसी वजह से इसको कांसा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, इसके अंदर में इसको आंसर करिए आप सभी लोग। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। आपको बताना है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का बढ़िया वाला, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आपातकाल के दौरान, आपातकाल मतलब आप लोगों की बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल नंबर 352 के तहत, ये याद रखेंगे आप लोग, 352 के तहत लगती है आपातकाल। अगर आपातकाल लग गया तो हमें हमारे देश को बचाना है पहले, बाकी चीजें तो बाद में देखी जाएंगी, फंडामेंटल राइट्स वगैरह वगैरह, पहले देश बचाना है, देश की आजादी को बचाना है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट्स है आप लोगों के आर्टिकल नंबर 20 और 21, इनको छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं अपने आप। जैसे कि आप लोगों का, अगर मैं यहां पर मैं बात करूं, संगठन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप अपना संगठन बना सकते हो, यह आर्टिकल नंबर 19 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 19 में दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि केवल 20 और 21 नहीं खत्म होते, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी आर्टिकल नंबर 19 में ही दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 19 में दिया हुआ है, ये तो पहले खत्म हो जाता है एकदम। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म। ठीक है, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। मान लो यहां पर में हमारे ऊपर में चीन ने, पाकिस्तान ने, भूटान ने, नेपाल ने, श्रीलंका ने, अफगानिस्तान ने, म्यांमार ने, मालदीव ने, सबने मिलकर हमला कर दिया हमारे ऊपर में। ठीक है, एकदम विपदा, आपदा, संकट सब हमारे ऊपर में एक साथ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब वहां पर में आप लोग जाकर वहां पर में बैठ गए, हमको चाहिए जस्टिस, जल्दी रिजल्ट निकालो। वो सरकार सोचेंगी यार ये लोगों को पहले इधर वालों को हैंडल करूं या पहले उधर वालों को, उधर लोगों को हैंडल करूं करके। ठीक है, तो ये भी चीजें हो सकती है। आप लोग जो अब शिक्षक बन जाओगे तो शिक्षक बन के वहां पर में धरने पे बैठ गए कि हमें जो है हमारी सैलरी जो है वो 50-50 रुपए बढ़ाओ। तो ये जो है फ्रेंड्स चीज जो असेंबल होने वाली चीज है वो भी आपके आर्टिकल नंबर 19 में आती है, और ये भी सस्पेंड हो जाता है। हाँ, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों की, तो देखिए आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम बीइंग कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस एंड पनिश मोर देन वंस ऑफ द सेम क्राइम। अगर आपने एक गुनाह किया है, ठीक है, तो एक ही गुनाह के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। दूसरी चीज, आप अपने आप को जो है वो नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने गुनाह किया है वो, और अपने आप को सेल्फ इन जो यहाँ पर में कहा जाता है आप लोगों का कि सेल्फ को जो है आप लोगों ने उसके खिलाफ गवाही देना, खुद के खिलाफ जो गवाही देते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, ये माना जा सकता है कि आपने खुद गुनाह कबूल कर लिया है, बट अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपके गुनाह कबूल करने को साबित करे। ऐसा नहीं है कि आप कल जाके बोले कि अकबर के खाने के अंदर में मैंने ही जहर मिलाया था 1505 के अंदर में, जो उसकी मृत्यु हुई थी किसी को पता नहीं चला। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो है वो बोल दिया कि आपको किसी को नहीं पता मैंने मिलाया था अकबर के खाने के अंदर में जहर। अब लोग बोलेंगे यार अकबर तो बेचारा उसको पेट दर्द से मरा था, इसने खाने के अंदर में जहर मिलाया था, तो आपको फांसी की सजा। अरे भाई प्रूफ होना चाहिए उसका, ऐसा नहीं कर सकते, तो आपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तो ये आर्टिकल नंबर 20 सस्पेंड नहीं होता, चाहे इमरजेंसी लगे चाहे कुछ भी हो, इमरजेंसी में भी। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार और आजादी का अधिकार, ये भी सस्पेंड नहीं होता। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बाकी तो ये पर्सनल लिबर्टी आ गया आप लोगों का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सस्पेंड नहीं होता है। ओके, तो आर्टिकल नंबर कौन कौन से 2 आर्टिकल से हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देगा। 1600 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1500 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए है। जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में, इसी तरीके से आप लोग आंसर्स करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग।
विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल ऑफ इंडिया? ये भी क्वेश्चन आया था, आप लोगों को पता है, आप लोगों के एग्जाम के अंदर में। विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल ऑफ इंडिया? यमुना कैनल, ईस्टर्न कोसी कैनल, इंदिरा गांधी कैनल। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ठीक है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन नहीं है आपका एग्जाम के अंदर में। तो 94% लोगों ने सही आंसर दिया है इंदिरा गांधी कैनल। चलो अब इसको आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अब करते हैं। यहां पर में आप लोगों ने आंसर कर दिया, 95% लोग हो चुके हैं अभी। अब करते हैं हम लोग यहां पर में, बताओ मुझे इंदिरा गांधी कैनल जो है वो कहां से निकलती है? ठीक है, निकलती कहां से है? निकलती निकलती कहां से है? ठीक है, कहां से निकलती है बताएंगे जल्दी से आप लोग। देखे तो कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं। और जाति कौन से राज्य के अंदर में, कौन से 2 राज्यों के अंदर में ट्रेवल करती है? वेरी गुड फ्रेंड्स, कुछ बच्चे हैं जो आंसर कर पा रहे हैं। ये एग्जाम में अगली बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये निकलती है आप लोगों की हरी के बराज से। ठीक है, हरी के बराज जो है पाकिस्तान, जो पंजाब के अंदर में, आपका पंजाब के अंदर में, पंजाब के अंदर में हरी के बराज है, जहां पर में सतलज और ब्यास नदी आकर मिलती है, वहां पर में हरी के बराज बनता है पंजाब के अंदर में, वहां से ये नहर निकाली गई है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, हरी के बराज का। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, तो इंदिरा गांधी कैनल जो है फ्रेंड्स हरी के बराज से निकलती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हरी के बराज है कहां पर में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, सतलज नदी और ब्यास नदी का जहां पर में संगम होता है पंजाब के अंदर में, वहां से निकलती है और ये राजस्थान के अंदर में जाती है। इंडिया की सबसे लंबी जो है ये कैनल है, लॉन्गेस्ट कैनल। ओके,